आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके इस मंजिल के सफ़र में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिल रहे हैं जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग। ये याद कर लीजिएगा और नोट डाउन करते चलिए साथ में, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज आपके लिए बनाया है, तो नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्म कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। किस चीज़ को ये रिप्लेस करके बना? ये बना प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके नीति आयोग बना था। तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन ऑफ जो इंडिया है इसको थोड़ा डीप में हम देख लेते हैं कि क्या है ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? आज़ादी के बाद 15 मार्च 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका मेन उद्देश्य यही था कि देश में समस्याएं चल रही है, उन सारे समस्याओं को देखते हुए उन्हें ठीक करने के लिए कुछ प्लान की ज़रूरत थी। तो ये प्लानिंग कमीशन का इसलिए सेटअप किया गया क्योंकि ये उन समस्याओं को दूर कर सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर्मुलेट्स इंडियन 5 ईयर प्लान को देखना, जो हर 5 साल के लिए प्लान बनाए जाते थे उनको देखना, और उनमें क्या क्या चीज़ ज़रूरतें हैं उसमें उन सारी चीज़ों को उनमें सम्मिलित करना। इसका ज्यूरिडिक्शन, इसको देखता कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखता था कि इसमें काम हो रहा है या नहीं, किस टाइप से प्लान बनने चाहिए, क्या क्या देश में समस्याएं हैं, ये सारे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इसके प्रथम एग्जीक्यूटिव थे। अब ये देख लीजिए, बहुत सारे 5 ईयर प्लान बने, टोटल अभी तक 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं, जिनमें से फर्स्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था ये आपका बना था 1951 से 1956 तक चला था। एक चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1950 में प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो 1956 से लेके 1961 तक चला था। और 12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 5 ईयर प्लान जो कि 2012 से 2017 तक चलना था, लेकिन इसे बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया 2015 में, और 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग फॉर्म हुआ था, आप ये अच्छे से जान चुके हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि ये इट्स ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब ये एक गैर संवैधानिक बॉडी है, यानी कि इसका कोई संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलेगा आपको नीति आयोग के बारे में। इसके बारे में कुछ रिटर्न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, इसे थिंक टैंक भी कहते हैं। थिंक टैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोचने का काम करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताता है कि क्या क्या ज़रूरतें हमारे देश में हैं और उनको किस तरीके से पूरा किया जाए। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? थिंक टैंक है। याद रख लीजिएगा इस टर्म को, थिंक टैंक। और ये क्या है? एक बॉटम टू टॉप अप्रोच है। दो टाइप के अप्रोच होते हैं, एक होते हैं टॉप टू बॉटम, और ये जो है नीति आयोग ये है बॉटम टू टॉप। दोनों में अंतर क्या होता है आप देख पा रहे होंगे फिगर। जो टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है उसमें होता है दिल्ली में एक प्लान, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच था, जिसमें क्या होता था, जो हमारे दिल्ली में एक प्लान बन जाएंगे जो इसे पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब कहीं पे उसकी ज़रूरत है, कहीं पे नहीं है, ये सब प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होते थे कि जहाँ नहीं है वो भी वहाँ भी ये प्लान चले जा रहा है। लेकिन बॉटम टू अप अप्रोच में ये फ़ायदा होता है कि इसमें हर स्टेट के CM होते हैं, यूनियन टेरेटरी के गवर्नर होते हैं, जो अपने अपने जगहों के प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। उसके बाद जाके सारे बातें सेंट्रल में जाती है, देन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक प्लान का फॉर्मेशन होता है जो नीति आयोग के अंदर आता है। इसलिए बेस्ट अप्रोच है, और ये बॉटम टू अप जो होता है ये बेस्ट अप्रोच है जो नीति आयोग के अंदर काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग। अब कुछ कॉम्पोजिशन होते हैं, इसमें देख पा रहे होंगे बहुत सारे कॉम्पोजिशन, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो इसका चेयरपर्सन होता है वो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी दल के हो, वही उसका चेयरपर्सन होगा। गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं? ये चीज़ जो है ये प्लानिंग कमीशन में नहीं था, इसे अभी ऐड किया गया है। गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं? CM होते हैं हर स्टेट के, और साथ ही साथ गवर्नर, यूनियन टेरेटरी के सब गवर्नर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। इसमें मेंबर होते हैं, कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं जो मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए आते हैं, जिनका रोटेशन होते रहता है। ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जिसे मैक्सिमम 4 चुना जाता है
किसके द्वारा चुना जाता है? पीएम के द्वारा, फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर के काउंसिल्स होते हैं उनमें से किसी 4 लोगों को पीएम चुनते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर जिन्हें कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिए। और स्पेशल में इन्विटीज़ होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं विथ डोमेन नॉलेज, जिनके पास अच्छे से नॉलेज है। ये स्पेशल इन्विटीज इसमें होते हैं, जिसी वजह से क्या होता है, इसमें एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो अपने नॉलेज को इसमें नीति आयोग में देते हैं, और जिसके बाद कुछ प्लान का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से ये जो प्लान होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और अच्छे होते हैं। ओके, तो इन सबको आप एक बार ऐसे रीडिंग कर लीजिए थ्रू आउट द, पॉज करके। चलिए आगे, कॉम्पोजिशन हमने तो देख लिया। कॉम्पोजिशन में चेयरपर्सन होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करते रहिए। एट प्रेजेंट कौन कौन अभी किस किस पोस्ट में है। तो चेयरपर्सन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार, जिनका पिक्चर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइस चेयरपर्सन और सीईओ, ये दोनों पूछते हैं एग्जाम पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ नीति आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग के जितने भी टोटल काम होते हैं, ये जिन सेक्टर को देखते हैं, उनको मेनली 4 इंपॉर्टेंट हेडिंग में बांटा गया है। ये 4 हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक करके हेडिंग समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले ये काम जो करता है, ये क्या करता है? डिज़ाइन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क पे काम करता है। मतलब कि ये पॉलिसीज कैसे होने चाहिए, प्रोग्राम्स कैसे होने चाहिए, इसे ये डिज़ाइन करने का काम करता है कि किस एरिया में किस तरीके का प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से वो इलाका डेवलप होगा। नेक्स्ट क्या है? ये फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में स्टेट का कोई काम नहीं होता था, कोई उनका रोल नहीं होता था। लेकिन नीति आयोग में यही इसका एडवांटेज है कि सारे स्टेट के सीएम होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी के, ये होते हैं। तो इसी वजह से ये जो है नीति आयोग, ये बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाता है, क्योंकि इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर और स्टेट के सीएम दोनों ही होते हैं। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है नीति आयोग के लिए। थर्ड काम है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग कैसा करता है वो? तो जो प्रोग्राम और पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, वो सच में उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मॉनिटरिंग करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि सच में वो सही है या नहीं है, या उसका काम जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इसका मेन काम है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ओके, एंड द लास्ट वन इज, क्या काम करता है? ये थिंक टैंक है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब है। क्या करता है ये? थिंक टैंक मतलब जो है ये सोचने का काम करता है कि और कौन कौन से प्लानिंग यहाँ लाने से कंट्री के लिए अच्छा होगा। इसमें कंट्री के नेशनल थिंकर्स रहते हैं, इंटरनेशनल थिंकर रहते हैं, सब मिलके क्या करते हैं, जो स्पेशल इन्विटीज़ जो इसमें मैंने आपको दिखाया था, ये जो स्पेशल इन्विटीज़ है, एक्सपर्ट रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं, ये सब मिलके थिंकिंग और नॉलेज और इनोवेशन क्या क्या होने चाहिए, ये सब के बारे में डिसीजन लेते हैं। और उसके बाद और जिस तरीके का उनका प्लानिंग होता है, उसी हिसाब से नया प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे ये कुछ सेक्टर है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनर्जी, फिनेंशियल एंड रिसोर्सेज, हेल्थ है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री है, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज है, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कुछ सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पे ये चारों मिलके अपने अपने राय देते हैं और अपने अपने कामों को ठीक से करते हैं। कि किसी जगह में एक एग्रीकल्चर को ही ले लेते हैं कि एग्रीकल्चर है, उसके पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, वो ये फंक्शन तय करेगा कि ये उसकी कैसे पॉलिसीज़ होंगे। उसके बाद जाके उसमें किस तरीके का सेंट्रल स्टेट का क्या योगदान है, किस स्टेट को कितना चाहिए, वो अपने बातें को बताएगा। देखने का काम होगा कि मॉनिटरिंग सच में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें से काम हो रहा है या नहीं। और चौथा, थिंक टैंक, अगर उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ साथ और कुछ की ज़रूरत होगी तो वो उसके पूरा करने का काम करेगा। तो इसी तरीके से ये सारे जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं, इन सब पे ये चारों मिलके काम करते हैं और उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये जो नीति आयोग है, ये एज़ कम्पेयर टू प्लानिंग कमीशन से ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे कि हम आगे आपके साथ जुड़े रह सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।